हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आलोक्स फिजिक्स। आलोक्स फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे पूरे इंटायर फिजिक्स को विथ कंपटीशन, चाहे आप 11th हो चाहे 12th हो, आप 11th 12th के सेपरेटेड स्टेट वाइज और सीबीएसई जो एनसीईआरटी वगैरह है उनके भी लिए अटेंड कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है मेरे पास। और मेरी जो सारी कोर्सेज हैं आप लाइव अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पर, विद्याकुल पर और अनअकैडमी पर। ठीक है, अगर आपको मेरे सारे कोर्सेस अगर चाहिए, किसी भी एक कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपना इनरोलमेंट करवा लीजिए। ठीक है, और बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं। ठीक है, मेरा जो कोर्सेस है आपको 11th 12th के साथ साथ IIT JEE नीट के लिए प्रिपरेशन कराएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आलोक्स फिजिक्स। सभी बच्चों का फिर से आलोक फिजिक्स में स्वागत है। उम्मीद करता हूं इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति दोनों की तुलना का एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था जो इससे प्रीवियस था। अभी का जो क्लास है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान पे रखना कई स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक है और नहीं भी है, सीबीएसई में ये टॉपिक है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि दोनों को क्या करता है साथ में लेके एक ऐसा डेरिवेशन बनाता है। मतलब जो टॉपिक है उसको अगर मैं एक वर्ड में बोलूंगा ना, कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा फार्मूला बना दो जो अक्षीय का भी काम करे, जो निरक्षीय का भी काम करे, जो एक्सियल का भी काम करे और जो ब्रॉड साइड का भी काम करे, तो वो कौन सा टॉपिक होगा, उस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, एक ही बार में समझना, समझ में आ जाएगा आसानी से। और अगर अक्षीय स्थिति आप पढ़े होंगे तो जब अक्षीय स्थिति स्टार्ट किया था तब मैं आपको 3 कंडीशंस बताया था। एक आपको सीधे चलना है, एक आपको ऐसा ऊपर चलना है और बीच में कहीं से भी जाते हैं। तो हम मोस्टली चलते कैसे हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं मतलब हम कौन सी स्थिति में, हम सामान्य स्थिति में। सामान्यतः हम चलते कैसे हैं, ठीक है, कोई हमको बुलाता है तो हम कैसे करते हैं, एकदम स्टेप टू स्टेप चलते हैं आर्मी टाइप में, नहीं ना, हम कहीं से भी चल जाते हैं ना। तो जनरल पोजीशन का मतलब होता है कि ना तो आपको अक्षीय में विद्युत तीव्रता निकालना, ना निरक्षीय में निकालना, एक ऐसा बिंदु निकालना है जो अक्षीय निरक्षीय के बीच में कहीं पे हो। मतलब सामान्यतः आप कहीं पे भी निकाल सकते हो, किसी भी बिंदु पे, चारों साइड कहीं पे भी आप निकाल सकते हो। अक्षीय के लिए क्या नियम था कि अगर वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है तो या तो ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो। निरक्षीय के लिए क्या था, या तो ऊपर या तो नीचे। सामान्य क्या, आप कहीं पे भी निकाल सकते हो आप, ये सामान्य स्थिति है। तो बहुत मजा आने वाला है। तो आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भी रिपीट थोड़ा कर देता हूं, फिर दोनों कंपेयर करके बहुत बेहतरीन डेरिवेशन है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। तो यहां पे लिखते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at general positions, at a general point या general positions, general position due to a short electric dipole। मतलब ये है कि कोई, देखो शॉर्ट और लॉन्ग की बात करूं ना तो आपको दिमाग में बैठा लेना है। शॉर्ट किसको बोलते हैं, याद रखो, हम अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में एंड ऑन पोजीशंस में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस में दो फार्मूला निकाले थे। एक फार्मूला के बाद फिर कंडीशंस में आए थे उसमें भी, और दूसरे वाले में भी एक फार्मूला के बाद कंडीशंस में आए थे। कंडीशंस हम लोगों ने हमेशा ये बोला है कि आर जो है वो बहुत बड़ा है किससे, एल से। आर जो है वो बहुत बड़ा किससे, एल से। इस कंडीशंस का मतलब क्या होता है, इस कंडीशंस का मतलब ये होता है कि जो बार मैग्नेट, सॉरी, जो डाइपोल है वो बहुत छोटा है। मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है, वो बहुत छोटा है, उनके बीच की जो लंबाई होगी वो बहुत छोटा होगी। और न्यूमेरिकल को देखे अपन कैसे पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला रखना है, तो आपको अगर पिछला मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से पूरा आ गया होगा। तो मैं ज्यादा उम्मीद करता हूं कि आप देख के आए होंगे, तो अभी तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति
में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सामान्य स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, मैं आपको पूरा लिख के दे रहा हूं। किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर आप हिंदी भी बोर्ड पे पूरा लिख दीजिए। चलो मैं हिंदी में पूरा से लिख दूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। हमारा मेन प्रायोरिटी है क्या है, आपका पेपर बड़ा अच्छा होना चाहिए, पेपर बहुत अच्छे से जाना चाहिए, पूरा अच्छे से स्कोर करना चाहिए। ठीक है, चलो सामान्य स्थिति पढ़ने से पहले थोड़ा अक्षीय निरक्षीय पे अपन नजर डाल देते हैं। तो हमको पता है अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, अक्षीय स्थिति। चलिए फिर बात करते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, अगर यहां पे एक वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता वो ई है, मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं ई है। चूंकि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, शॉर्ट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, शॉर्ट। तो ई का जो वैल्यू होता है शॉर्ट के लिए वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा। ठीक, सबसे पहले ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा धन से ऋण से धन की ओर, मतलब इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगा, ऋण से धन की ओर। ये चीज को थोड़ा याद रखना। ठीक है, किसका, ये p की दिशा। p की दिशा हमेशा क्या होगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। लेकिन जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिला था, तीव्रता तो एक सदिश राशि है, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता मिला था उसकी दिशा क्या होगी, धन से ऋण कि ऋण से धन। अब सोचना है, तो सोचेंगे कैसे, तो ध्यान से समझे। जब मैंने इसको अक्षीय स्थिति को आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तब आपको मैंने डिफाइन किया था लास्ट में डायरेक्शंस, किसकी डायरेक्शन कैसी होती है। सोचो यहां पे कोई बिंदु आवेश है, ये इस पे तीव्रता लगा रहा और ये भी तीव्रता लगा रहा, तो ज्यादा तीव्रता कौन लगाएगा, ये लगाएगा, क्योंकि ये पास है। दूर वाले की तीव्रता कम होगी। कहने का मतलब मैं दो जगह पे आग जला देते, एक मीटर की दूरी पे, दूसरा 2 मीटर की दूरी पे। तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो जो 1 मीटर वाले का प्रभाव ज्यादा होगा कि दूसरे मीटर वाले का प्रभाव ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो पास में उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और डिपेंड करता है कि पास वाले का कैरेक्टर कैसा, पास वाले का नियम क्या कहता है। तो पास वाला क्या है, धन आवेश है, तो धन हमेशा क्या करता है, बाहर की ओर तीव्रता देता है। धन हमेशा हमेशा क्या करता है, बाहर की ओर तीव्रता देता है। बाहर की ओर देने के कारण यह समझ में आ गया कि अगर एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे तो धन आवेश के पास अगर कोई बिंदु रखा हुआ है तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो एक ही बात मैं ये समझ लेता हूं कि जो अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, मतलब ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर। मेरी बात समझ में आ गया ना, टेंशन तो नहीं है ना। अब इसी चीज को लेकर अपन निरक्षीय स्थिति में थोड़ा समझ लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या बोलना चाह रहे हैं इसके लिए। तो ध्यान से देखो, निरक्षीय स्थिति का जो फार्मूला अपन बनाए थे वो ऐसा था, यहाँ पे एक धन है और ये धन आवेश है और यहाँ पे ऋण आवेश है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है। तो यहां से कितने डिस्टेंस पे गए थे अपन, r डिस्टेंस पे गए थे, याद है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लिए थे, 2l। सबको याद होगा मेरे ख्याल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो अच्छे समझने की कोशिश करना, फटाफट समझ में आता जाएगा। ये अपना आवेश लगाया था बाहर, ये किधर लगाया था, अंदर। तो अब अगर गुलेल वाली बात याद आई कि नहीं याद आई, अगर किसी चीज को अपन ऐसे खींच रहे, मतलब एक पॉइंट है, एक पॉइंट को इधर, अगर ये अकेला खींचता तो ये इधर जाता, ये अकेला खींचता तो इधर आता। लेकिन जब दोनों खींच रहे हैं, अब मैं यहाँ पे मार्कर रखा हूं मान लो ऐसे, अब दो चीज से मैं खींच रहा हूं किसी चीज को, तो क्या होगा, इनके बीच से आ जाएगा, मतलब उसकी दिशा किधर थी, इधर थी। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, किसकी दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ये। ठीक है, तो इसमें P का मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा हमेशा निश्चित है, क्या है, ऋण से धन की ओर। किसकी ओर है, ऋण से धन की ओर। लेकिन अगर इसकी दिशा ऋण से धन की ओर है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर हो जाएगी, वो तो इधर लग रहा है, धन से ऋण की ओर। पॉइंट भी नोटेड, मैंने पिछली क्लास में बता रखा था। मतलब जब निरक्षीय स्थिति मैंने बताया था तब इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट। तो ये क्या होगा, धन आवेश से ऋण आवेश
की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। मतलब पूरी स्टोरी में आपको बता दूं एक ही बात में, अगर अच्छी स्थिति में पूछेगा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो आप बोलोगे जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी वही दिशा होगी। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश है धनावेश, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसकी भी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश है धनावेश। मेरी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको कोई बोले निरक्षित स्थिति में क्या होगी दिशा, तो निरक्षित स्थिति में दिशा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा ऋण से क्या होगी, धन, लेकिन निरक्षित स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धन आवेश है ऋण आवेश की ओर। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा फॉर्मूला होता है उसको भी याद रख लो आप लोग। इस जगह पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता शॉर्ट के लिए 1/4πε0 P/R3। मैं चाहता हूं कि ना इस चीज को आप अच्छे से कहीं पे नोट कर लें, क्योंकि नोट्स हम बना रहे हैं तो बेहतरीन नोट्स बनाएंगे और आपका नोट्स मेरे नोट से ज्यादा ही अच्छा होगा। तो फटाफट इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लें, मैं पॉज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। अब हम इसका क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। एक को लेंगे सामान्य स्थिति में, फिर दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखें, देखिए हो क्या रहा, हो ये रहा कि यहां पे एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या रखा गया, ए बी। ठीक, इसके बीच की जो लंबाई है वो क्या है, 2L है। मैं थोड़ा नीचे बना ले रहा हूं। इसके बीच की जो अल्पांश लंबाई है वो है 2L। ठीक है, अल्पांश लंबाई कितना दिया, 2L दिया। ठीक, अब करना है क्या, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, सामान्य स्थिति किसको बोलते हैं, ध्यान समझना। ये अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो ये इसकी अक्षीय स्थिति हो गई, और इधर क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति हो गई। इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता, तो ये क्या होगा, सामान्य स्थिति। ये क्या है, सामान्य स्थिति। अच्छे समझने वाली बात क्या है वो समझा रहा हूं। जो अक्षीय स्थिति होता है वो उसके अक्ष में होता है, जो निरक्षीय स्थिति होता है वो लंब होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमेशा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। किन किन के बीच 90 डिग्री बनेगा, अक्षीय और निरक्षीय के बीच जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर, क्लियर यहां तक। अब समझने वाली बात क्या है वो समझिए। अगर ये अक्षीय है और अगर ये निरक्षीय है तो ये क्या होगा, सामान्य। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे वो आता है। ठीक है, अगर ये थीटा कोण बनाता है, यहां से तक अगर थीटा कोण बनाता, अगर इस बिंदु का मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव का अगर मान लो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अगर P है, तो अगर यहां पे लूंगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, P के साथ cos थीटा, और यहां पे क्या लेना पड़ेगा, P के साथ sin थीटा। क्यों, क्योंकि जो सामान्य स्थिति में है वो दो दिशा घटकों में वियोजित हो जाएगा। पता है ना, cos कब लगता है, sin कब लगता है, जिसके साथ जुड़ा हुआ cos, जिसके लंबवत है वो sin। बहुत बार बात कर चुके हैं अपन। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, दोनों को लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, परिणामी निकालना है ना। मतलब इसका जो प्रभाव है वो किसी एक ही दिशा में नहीं है। अगर मैं अक्ष में चलता, क्या बोलते हैं उसको, अक्षी में चलता, तो प्रभाव सिर्फ क्या होता, अक्षी में होता। निरक्षी में चलता तो प्रभाव सिर्फ निरक्षी में होता है। लेकिन दोनों में चल रहा हूं ना, दोनों के बीच में चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं दोनों के बीच में, तो उसका कुछ प्रभाव अक्षी में जाएगा, कुछ प्रभाव क्या होगा, निरक्षी में जाएगा। कहने का मतलब सिंपल एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करें कि अगर मुझे कोई बोलेगा पूर्व दिशा में चलो, तो मैं पूर्व में चलूंगा, तो मेरा पूरा प्रभाव किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा। अगर कोई मुझे बोलेगा कि पश्चिम में चलो, तो मैं पश्चिम में चलूंगा, तो मेरा पूरा प्रभाव किधर होगा, पश्चिम में। अगर कोई मुझसे कहता है उत्तर दिशा में चलो, तो मैं सीधे उत्तर दिशा में चलूंगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि आप पूरब और उत्तर, ठीक है, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में चलिए, तब आप कैसे चलेंगे, मतलब दोनों के बीच से जाएंगे आप, तो उसमें उस समय किसका प्रभाव है, जब आप बीच में जाएंगे तो उत्तर से भी आपकी स्थिति देखी जा सकती है और पूर्व से भी आपकी स्थिति देखी जा सकती है। इसीलिए क्या करते हैं कि जब P ले रहे हैं ना, तो P का X में भी कुछ इफेक्ट होगा, Y में भी कुछ इफेक्ट होगा। मतलब एक्सिस में भी कुछ इफेक्ट होगा, ब्रॉड साइड में भी इफेक्ट होगा। अक्षी में भी स्थिति कुछ प्रभाव होगा, निरक्षी में भी कुछ प्रभाव होगा। जो अक्षी में प्रभाव होगा उसको P cos थीटा, जो निरक्षी में प्रभाव होगा उसको P sin थीटा लेते हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। इतना डीप में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग वैसे समझदार हो, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से कहना। तो जब इसको अक्षी में मोड़ता हूं, जब इसे मैं मोड़ के कहां ला दिया, अक्षी में लाया, ठीक है।
अक्षीय मिला है तो ए डैश और ये क्या होगा बी डैश। ये कौन सी स्थिति में है अभी? अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में। ठीक, इनके बीच कितना कोण बन रहा था? थीटा। देखो सामान्य स्थिति, ये सामान्य स्थिति, ये कौन सा स्थिति है? सामान्य स्थिति। ठीक है, सामान्य स्थिति और अक्षीय स्थिति के बीच थीटा कोण बन रहा है। ठीक, अब बताओ निरक्षीय स्थिति किधर होगा? अच्छा, निरक्षीय स्थिति किधर होगा? इससे 90 अंश पर, मतलब ऐसे। ये जो हो जाएगा बी डबल डैश ए डबल डैश। ये कौन सी स्थिति है? ये निरक्षीय स्थिति है। कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति है। मतलब निरक्षीय स्थिति मतलब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस। क्लियर है? अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। देखो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बीच में कहीं पे, उम्मीद करता हूं समझ में। इसी को मैं थोड़ा सा घुमा के कर दिए यहाँ। ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालते थे? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालते थे? उसी के अक्ष से, मतलब अगर ये बिंदु O है तो कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु लेते थे, P लेते थे ना। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे होती थी? उसी की दिशा में आगे की ओर। तो इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? इसी की दिशा में आगे की ओर। हो गया? इसी की दिशा में अगर थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, आगे की ओर ले लूंगा, तो ये आ जाएगा E1, किसका? अक्षीय स्थिति का। ठीक है, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? E AX, एक्सियल लेते हैं ना, तो AX ले लिया। ठीक, क्यों उस दिशा में लिया? अब ये भी बात है, अगर यहां पे प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो ये यहां पे भी क्या होगा? प्लस क्यू आवेश, या माइनस क्यू आवेश। इधर भी क्या आएगा? प्लस क्यू आवेश, और ये क्या होगा? माइनस क्यू आवेश। ठीक, अब सोचो जो इससे पहले मैं आपको दिशा के बारे में ज्ञान दिया था, दिशा के बारे में बताया था, वो क्या बता रहा था मैं? ये सुने, अक्षीय स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण से धन की ओर है, इसलिए इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? बाहर। आ गया ना? बाहर क्यों? बाहर क्यों? अक्षीय स्थिति में विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो क्या किसकी होती है? वैद्युत द्विध्रुव की होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा बाहर की ओर है। ठीक है ना? वैद्युत द्विध्रुव का माइनस से प्लस की ओर, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? इधर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर ये निरक्षीय स्थिति में, अगर ये निरक्षीय स्थिति में, तो इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर होगी? इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि नोट कर लेना, क्या था? तो याद रखें, निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव के विपरीत और होता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर निरक्षीय में है, तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी? इधर होगी। तो इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी, इक्वेटोरियल। नहीं आया समझ में? ये ऊपर क्यों हुआ? ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र, इसका वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये निरक्षीय है। ये क्या है? निरक्षीय है। तो इसकी दिशा किधर से? ऋण से धन की ओर, ऐसे आएगा। तो इसके विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत जाएगा। ठीक, अब परिणामी कैसे निकालूंगा? ये दोनों है, तो इन दोनों के बीच में परिणामी क्या आएगा? E। और दोनों के बीच में कितना डिग्री? 90 डिग्री, मैंने बताया था। ठीक, उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। यदि इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P है, कितना है? P है, तो अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा? कोण यहां पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और निरक्षीय स्थिति में इसका क्या हो जाएगा? P sin थीटा। सेम इस प्रकार, सेम इस प्रकार। अगर ये P है तो P cos थीटा, P sin थीटा। इसको भी मैं चाहता हूं कि आप रफ में कहीं पे उतार लें, ताकि आपको जब रिवीजन वगैरह होगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं नोट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, इसको नोट करने के लिए, फिर इसको इरेज कर देंगे। अब इसी के बिहार पे पूरा चलेंगे। ठीक, देख लें जल्दी से। देख लिए? चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए। अगर आप लोगों ने हेडिंग भी नोट कर लिया तो हेडिंग को भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि जगह बचेगा ना, मैं बहुत सारा चीज एक साथ में लिख लूंगा। तो थोड़ा सा मैं हिंदी में कंस्ट्रक्शंस भी लिख दे रहा हूं। हालांकि जो नोट्स देने वाला हूं उस नोट्स में तो लिखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं यहाँ पे, तो समझ लें। तो लिखेंगे कैसे? माना संपर्क में एक वैद्युत द्विध्रुव AB लिया गया है।
लिया गया है जो प्लस क्यूब, दो चार्ज है ना, प्लस क्यूब व माइनस क्यूब आवेशों से मिलकर बना है। जो मैं बोलते बोलते लिख रहा हूं इसके साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिलकर बना है, इनके बीच, इसके बीच की अल्पांश, अल्पांश का मतलब छोटा है ना, अल्पांश लंबाई 2l है, ठीक। एक स्थिति में से अक्षीय तथा एक स्थिति में से निरक्षीय स्थिति में रखा गया है। इसे a डैश b डैश अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में तथा a डबल डैश b डबल डैश निरक्षीय स्थिति में रखा गया है, ठीक है। एक बार अक्षीय एक बार निरक्षीय में। अब मैं क्या करूंगा पता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण r दूरी पर इसकी तीव्रता कितनी होगी। तो देखो, अतः अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला क्या होता है बच्चों, E इज इक्वल टू अक्षीय का, जल्दी से बोल लो, एक्सियल। और याद रखना मैं कौन सा डायपोल लेके चल रहा हूं, शॉर्ट डायपोल लेके चल रहा हूं, मतलब छोटा डायपोल। छोटा डायपोल है मतलब कौन सा फार्मूला, R बड़ा है L से कि R बहुत बड़ा है L से, R बहुत बड़ा L से, वो वाला केस लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हो जाएगा 2p, और यहां से अंतर की दूरी तो r था, लेकिन इस p के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, वो है cos थीटा। समीकरण 1। उम्मीद करता हूं यहां तक आ गया, ठीक। अब इसी का अपन सेकंड पार्ट लेंगे। जब इसे निरक्षीय स्थिति में रखा जाता है, जब इसे निरक्षीय स्थिति में रखा जाता है तो इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद होगा p बाय क्या था, r क्यूब, लेकिन निरक्षीय स्थिति में p के साथ क्या चल रहा, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा समीकरण 2। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से आ ही गया होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चल रहा, बस वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, दो घटकों में विभाजित हुआ है, इसलिए अपन कॉस और साइन को इन्वॉल्व किए हैं, ठीक। इसलिए इसमें एक बार कॉस आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। चलिए, अब ये दोनों आ गया, इसका प्रभाव भी आ गया, इसका प्रभाव भी आ गया। ये इधर कितना प्रभाव लगा रहा है, इतना प्रभाव, ये इधर कितना प्रभाव लगा रहा है, इतना प्रभाव, लेकिन जाएगा किधर, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इधर होगी कि इधर होगी, कि दोनों के बीच से जाएगी, निश्चित रूप से दोनों के बीच से जाएगी। क्यों, क्योंकि गुलेल वाला केस तो पढ़ा है ना, आगे चल के तो वेक्टर भी पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छे से। तो यहां पे लिखेंगे, तो अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, याद रखो वही वाला फॉर्मूला, E स्क्वायर एक्सियल का स्क्वायर, याद है कि नहीं, फिर क्या होगा इक्वेटोरियल का स्क्वायर, फिर 2 एक्सियल इक्वेटोरियल, फिर कॉस क्या होगा थीटा। लेकिन बच्चों थीटा किसके किसके बीच है कोण, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण। अक्षीय कैसे बन रहा है, ऐसे, निरक्षीय कैसे बन रहा है, ऐसे। दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, दोनों के बीच में कोण बन रहा है 90 अंश। कितना बन रहा है, 90 अंश। ई स्क्वायर एक्सियल का होल स्क्वायर इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर 2EAX इक्वेटोरियल cos 90। तो बच्चों आपको पता होगा cos 90 का मान होता 0, cos 90 का वैल्यू 0। जब cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, जब cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो उसके साथ जुड़े हुए सारे चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब इतने से टर्म्स का टोटल वैल्यू क्या होगा 0। तो ई स्क्वायर एक्सियल का होल स्क्वायर इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर, इस पूरे का मान अगर 0 ला के रखूंगा तो सब क्या होगा 0। तो फाइनली मुझे क्या मिला, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई एक्स का स्क्वायर ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ये यहां तक पहुंच गया। ठीक,
मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा और ना आने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं और बस 2 टॉपिक और है, खत्म है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र एवं आवेश खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे गॉस का प्रमेय। अब थोड़ा सा स्पीड भागेंगे अपन, ऑप्टिक्स के भी आज बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखें इसको फटाफट, मैं पॉज करके देख लें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसको नोट करने के लिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जल्दी देखें, हो गया। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब क्या करूंगा पता, अब ई एक्स का वैल्यू ये जो है इसको लाके रखूंगा, प्लस इसका जो वैल्यू है इक्वेटोरियल का उसको लाके रखूंगा, हल करूंगा, खत्म। मेरा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, खत्म। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से आ गया। फटाफट नोट करते हैं, देख लें इसको, पॉज करके नोट कर लें। नोट बड़ा अच्छे से करना, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूं ना, लेकिन साथ में पूरा लिखवा भी दे रहा हूं कि इन द सेंस अगर आपको नोट्स नहीं मिलता है तो आप वीडियो से भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब करना क्या है, करना यह है कि जो परिणामी निकला था ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर था। तो इनका मान तो पता है ना, समीकरण 1 और 2 से लाके मान रख देना। मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लिख के समय खराब ना आपका कर रहा हूं ना मेरा कर रहा हूं, ठीक। अगर आपको याद होगा तो मेरे साथ साथ बोलते जाएं। इसका जो मान था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यू, साथ में यहां पे था कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर चल रहा है, प्लस प्लस प्लस, फिर इक्वेटोरियल का वैल्यू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू था p साइन थीटा आर क्यू का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक आ गया होगा, बड़े अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि ना आने वाली कोई बात ही नहीं, हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक। ई स्क्वायर, अब क्या करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू को अलग किया, साथ में क्या चल रहा है 2 कॉस थीटा को अलग कर दिया। इसमें भी क्या कॉमन दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू साइन थीटा को अलग कर दिया। मैं इस पूरे टर्म को सेम दिख रहा अलग कर दूंगा। हमको पता है ना कि अगर a और b दिया है, वर्ग है, तो जब अलग अलग करेंगे तो a का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा। जब इंटू में होते हैं तो स्क्वायर होता है, प्लस माइनस आता है तो स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ठीक है ना। द्विपद में बेसिक में उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं 11। तो देखो, तो इसको जब सेपरेट करेंगे ना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू का स्क्वायर 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू का स्क्वायर, साथ में साइन थीटा का स्क्वायर। हो गया ना, टेंशन है क्या, एकदम आसान है, यहां तक तो कर लेंगे यहां तक। अब करना है क्या है, अब क्या करना है, इन दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू का स्क्वायर, जब इसका वर्क करेंगे ना, क्योंकि ये दोनों बाहर आ गया तो ये बचेगा अंदर, तो स्क्वायर को मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, तो 2 दूनी 4, कॉस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस बचा हुआ साइन का क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक बड़े अच्छे से आ गया होगा, कुछ समझने लायक ही नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। मैथ्स में, फिजिक्स में हमेशा क्या होता है, सिंपल मैथमेटिक्स होता है, क्योंकि इसको बाय वाले भी पढ़ते हैं, मैथ्स वाले भी पढ़ते हैं, तो आप टेंशन ना लें, अच्छे से करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेस्ट होते जाएंगे। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, हो सकता है कि मुझसे भी बेस्ट हो जाए, मतलब जो फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूं उससे भी आप बेहतर हो जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल चलें और अच्छे समझें, एक एक पॉइंट को रटना मेरे सिस्टम में नहीं है, समझना है, तो आपको हर पॉइंट को अच्छे से समझना है, ठीक। चलिए देखिए, ई स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, में स्क्वायर को यहां से हटाया तो ये बनेगा यहां पे रूट p बाय आर क्यू का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सुने समझे मैं क्या कर रहा हूं, जो 4 था उसको मैं क्या कर रहा हूं 3 में और 1 में, मतलब ये दोनों जुड़ के फिर से क्या हो जाएगा 4। ऐसा क्यों तोड़ा, इसलिए तोड़ा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। तो फाइनली मैं एक लास्ट लाइन लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझें।
ये स्क्वायर है तो पूरा बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाता है स्क्वायर, ये आ गया बाहर p बाई आर क्यू। अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इस पूरे का वैल्यू हो गया 1। ये खत्म, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, ठीक है ना। अब यहीं तक सॉल्व करना था, ये इसका फाइनल आंसर है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हम क्या निकालें तो आप उनको बता सकते हो कि हमने एक ऐसा फार्मूला बना दिया है, हमने एक ऐसा डेरिवेशन बना दिया है जो अक्षीय और निरक्षीय के बीच किसी भी बिंदु पर अपन तीव्रता को आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि अच्छा ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाओ, तो हम फिर से भी सिद्ध करके दिखाएंगे। इसी फार्मूले को अपन वेरीफाई करेंगे, मतलब जांच करेंगे कि सत्य में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करें, पॉज करें, फिर से नोट करें। अब कंडीशंस है, कंडीशंस के बाद खत्म, फिर एक टॉपिक बचेगा आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करें और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ऑप्टिक्स को भी साथ में बैलेंस बना के चलें, ठीक। फटाक से नोट करें। हो गया नोट। चलिए अब मैं कंडीशंस को बता रहा हूं। देखो आपको लग रहा होगा कि सर बोले नोट करो और तुरंत आ जाने, आप पॉज तो कर लो ना, मोबाइल को तो पॉज कर सकते हैं ना, पॉज करके आप देख लेना ना, क्या बात है। चलिए हमने एक फार्मूला बना दिया, हमने एक ऐसा फार्मूला बना दिया है जो मुझे याद है, आप बस देख लो। हमने एक ऐसा फार्मूला बना दिया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाय आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से मैं अक्षीय को भी डिफाइन कर सकता हूं, निरक्षीय को भी डिफाइन कर सकता हूं। चलो इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सोचो कि जब यहां पे कंडीशन बनाते हैं अपन ना, कंडीशंस। फर्स्ट, जब द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा क्या होगा। देखो अक्षीय का मतलब ये वाले को उठ के कहां आना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा ऐसे। तो जब ये यहां से देखो, यहां पे कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है ना। जैसे जैसे आप सीधा होते जाओगे तो थीटा कम होता जाएगा। जब एकदम सीधा हो जाएगा थीटा बिकम्स 0, थीटा क्या हो जाएगा 0। फिर से देखो ये ऐसा है, ये थीटा कोण है, जैसे जैसे लाते जाओगे तो थीटा कम होते होते थीटा का एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा, थीटा 0। किस कंडीशंस में, जब वो अक्षीय स्थिति में आएगा। तो याद रखें बच्चों कि अक्षीय स्थिति में थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखा 0। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाय आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर कहां से बचा है, सॉरी 1 है यहां पे ना, मैं गलत लिख दिया यहां पे। 1। तो कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो E इज इक्वल टू फाइनली जो आंसर आने वाला वो बता रहा हूं, 1/4πε0 P बाय आर क्यूब 3, इस पूरे के जगह पे 1 लिखूंगा तो 3 एकम 3 ही होगा, तो ये हो गया 4। E इज इक्वल टू कितना निकला, 1/4πε0 P आर क्यूब, ये हो गया √4 का वैल्यू कितना आएगा 2। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P बाय आर क्यूब। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, एकदम आसान है ना। देखो यही था ना अक्षीय स्थिति का सूत्र, याद करो 1/4πε0 2P बाय आर क्यूब, 2P बाय आर क्यूब था, याद है ना। देखो निकाल दिए। तो यही फार्मूला जो था अक्षीय को भी डिफाइन किया और यही फार्मूला किसको डिफाइन करेगा, निरक्षीय को भी डिफाइन करेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं पॉज करके फिर से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाक से जल्दी से पॉज करके नोट कर लें। चलो उम्मीद करता हूं आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। जब द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में, चलो जब तक मैं हेडिंग को लिखता हूं तब तक आप सोचो निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना होगा। यार निरक्षीय के लिए क्या करना पड़ेगा, निरक्षीय के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा, यहां से इतना होना पड़ेगा। तो यहां ऑलरेडी थीटा था, जब ये इधर आ जाएगा तो टोटल कितना होगा, 90 डिग्री हुआ ना। देखो ये ऐसा था, जब ये सीधा हो जाएगा तो टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। तो याद रखो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाय आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1 कॉस 90 का वैल्यू होता है 0,
cos 90 का वैल्यू 0, पता है ना आपको cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। जब cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 p बाय आर क्यूब। cos 90 का वैल्यू 0, तो जब 0 रखूंगा तो क्या होगा 3 0, 30 तो नहीं हो जाएगा ना, यहाँ पे 30 तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं, 0 से किसी भी चीज का इंटू करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो खाली क्या बचा 1/4πε0 p बाय आर क्यूब, यहाँ पे बचा 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 होता है, तो 1/4π p बाय आर क्यूब हो गया ना। नहीं आया समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आप पूरे टॉपिक मतलब अब आप ना क्या करना पता, बीच बीच में रैंडम वीडियो भी देखो। हाँ, अब न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना। अब मैं इसके बाद ये हो गया ना, इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल सेशन लाऊंगा, न्यूमेरिकल के बाद फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बस अंतिम सांस ले रहा है चैप्टर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद्युत विभव धारिता, गॉसेस थ्योरम है, बड़ा मजेदार है गॉसेस थ्योरम, इतना मजेदार है ना कि आपको लगेगा आपको पूरे एप्लीकेशंस आपके फिंगर टिप्स में होंगे, पूरे जो एप्लीकेशंस आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पसंद आया होगा तो कमेंट तो कर भी सकते हैं इसमें, और रेटिंग्स भी दे सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे रेटिंग्स दें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप आएँ और इस टाइप के कोर्सेज को अटेंड करें। बहुत आसान है और बहुत सस्ते में कोर्सेज हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।